गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जेंडर एंड मीडिया स्टडीज़ के यूनिट 2 के ऊपर बात करेंगे। इसके अंदर हम जो कवर करेंगे वो हैं जेंडर इनइक्वालिटी, इसके काजेज़ क्या हैं इंडिया में, एजुकेशन, हेल्थ कंडीशंस, इनके ऊपर स्पेशल एम्फेसिस रहेगा। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, हेजेमनी एंड जेंडर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, मास्कुलिनिटी इन पॉलिटिक्स और रोल ऑफ सोशल मूवमेंट्स एंड मीडिया फॉर वीमेन राइट्स। इन सब टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेंडर इनइक्वालिटी और इसके काजेज़ क्या हैं। तो जेंडर इक्वालिटी इंडिया के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे एस्पेक्ट्स में मिलती है ये, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो गया, हेल्थ कंडीशन, ये इनइक्वालिटीज़ कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ जो है बहुत ही एक तरह से समझ लो बहुत ही डीपली रूटेड है। अब हम कुछ काजेज़ हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे जेंडर इनइक्वालिटी इन एजुकेशन की अगर हम बात करें, एजुकेशन और हेल्थ कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा इनइक्वालिटी दिखाई जाती है। तो सबसे पहले लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन। आप देखेंगे कि गर्ल्स बहुत सारे पार्ट इंडिया के अंदर हैं, उनका जो है बहुत ही लिमिटेड एक्सेस एजुकेशन के लिए होता था। कल्चरल बयासेस की वजह से, सोसाइटल नॉर्म्स और इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स, ये तीनों चीज़ों की वजह से, जिसकी वजह से जेंडर गैप और लिटरेसी रेट में काफ़ी ज़्यादा जो है गैप हो गया था। अभी प्रेजेंट सिचुएशन की अगर बात करें तो अभी गवर्नमेंट जो है काफ़ी जेंडर इक्वलिटी के ऊपर काम कर रही है और साथ साथ एजुकेशन वगैरह इसके ऊपर भी वुमेन को काफ़ी आगे लाने का कोशिश कर रही है, तो जिसकी वजह से ये गैप धीरे धीरे कम हो रहा है। इतना ज़्यादा आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा गैप होता था। इसकी नेक्स्ट है जो है अर्ली मैरिज एंड चाइल्ड बेयरिंग। गर्ल्स को आप देखेंगे स्पेशली रूरल एरिया में अभी भी ये चलता आ रहा है। पहले तो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, 8-9 साल के बच्चे होते थे, तब उनकी शादी कर दी जाती थी और 14-15 साल में उनको जो है अपने ससुराल में भी भेज दिया जाता था। उसके बाद वो जो है चाइल्ड बेयरिंग का काम, घर का काम जो है अपना डोमेस्टिक काम में शुरू हो जाता था और उनकी जो है पढ़ाई लिखाई सब जो है आप समझ लीजिए शादी के बाद ही जनरली जो है पेरेंट्स बंद करा देते थे, बोलते थे अब तुम्हारी शादी हो गई, अब तुमको पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है। तो उनको यंग एज में मैरी करा देना, एजुकेशन को डिस्टर्ब कर देना, तो ये बहुत ही गलत चीज़ें थी पहले जो होती थी। तो अर्ली मैरिज अगर कर दी जाती है तो चाइल्ड बियरिंग भी अर्ली हो जाता है, जिससे कि उनका एजुकेशन को कंटिन्यू करने के चांसेस भी काफ़ी रिड्यूस कर देता है, क्योंकि वो फिर अपने जो चाइल्ड के प्रति जो है ज़्यादा समर्पित और उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं, उसकी एजुकेशन और बाकी चीज़ों पे उनका फोकस हो जाता है और खुद के एजुकेशन को कहीं न कहीं वो पीछे छोड़ देते हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, एजुकेशन के एक्सेस को आप एक तरह से समझ लीजिए पॉवर्टी, जो गरीबी है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी सोसाइटी के अंदर है, वो भी काफ़ी जो है इसको इम्पैक्ट करती है। क्योंकि जो फैमिली जो है बच्चों को अपने एजुकेट करने में जो है ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं गर्ल्स के ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि दोनों सारे गर्ल्स और जो है बॉयज़ दोनों को एक साथ जो है इक्वली जो है पढ़ाने के लिए उनके पास मतलब एक समझ लीजिए एक इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं होता है। तो वो सोचते हैं कि बॉयज़ जो हैं वो एटलीस्ट उनको पढ़ाया जाए ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने बाद में आपका जो है फ्यूचर अर्निंग के अंदर उन्हीं के वो उनका हेल्प होगा। और गर्ल्स की शादी हो जाएगी तो वो अपने मतलब हस्बैंड के घर में चली जाएंगी, लेकिन लड़के को तो यहीं पे ही रहना है। तो ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ की वजह से ये चीज़ें काफ़ी थी सोसाइटी के अंदर। अभी काफ़ी कमी आ रही इन सब चीज़ों के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी इसके अंदर, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने काफ़ी इसके ऊपर फोकस किया है। सेफ्टी कंसर्न्स, जैसे रूरल एरिया में आप देखेंगे कि जो कॉलेजेस वगैरह काफ़ी दूर दूर होते थे और छोटे छोटे स्कूल्स, जो प्राइमरी एजुकेशन है वो तो लगभग लगभग हर गांव के अंदर होता है। तो बच्चे स्पेशली जो फीमेल होते हैं वो प्राइमरी एजुकेशन तो ले लेते हैं, लेकिन जब दूर जाना पड़ता है तो फिर उनको प्रॉब्लम आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से, डिस्टेंस की वजह से। घर वाले उनको जो है एक उनके अंदर फ़ियर का वो रहता है कि मेरे बच्चे के साथ कुछ हो ना जाए,
इसलिए वो घर से बाहर जाने नहीं देते हैं, दूर के कॉलेजेस में ज्वाइन भी नहीं करने देते हैं। तो और दूसरा इसके अलावा जो है आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज भी होते हैं। टॉयलेट्स वगैरह सही तरीके से अवेलेबल नहीं होते हैं, सेपरेट टॉयलेट्स हर कॉलेज हर स्कूल के अंदर। तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये सेफ्टी कंसर्न एक तरह से हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्टीरियोटाइप्स एंड बयास। जेंडर स्टीरियोटाइप और बयास ये एजुकेशन इक्वलिटी के ऊपर जो है इम्पैक्ट डालते हैं। टीचर्स का भी जो है फीमेल स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि मेल स्टूडेंट से होता है, जिसकी वजह से उनके परफॉर्मेंस के अंदर भी आप डिस्पैरिटी देखते हैं। लैक ऑफ रोल मॉडल्स। फीमेल रोल मॉडल्स की काफ़ी कमी एजुकेशन और लीडरशिप पोजीशन में गर्ल्स को जो है इसकी वजह से अपनी एस्पिरेशन को और अपनी एम्बिशंस को आगे बढ़ाने में एक तरह से समझ लीजिए लिमिट करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं जेंडर इनइक्वलिटी हेल्थ कंडीशन के अंदर। तो सबसे पहले आप न्यूट्रिशन की बात करेंगे। आप देखेंगे कि घर के अंदर लड़के लड़की होंगे तो फिर जो मदर होती है वो ज़्यादा न्यूट्रिशस चीज़ें जो है अपने लड़के को देने की ज़्यादा कोशिश करती है, क्योंकि बोलती है उसको तगड़ा होना है, मजबूत होना है गर्ल्स के कंपैरिजन में। तो उनको जो है एक बेटर न्यूट्रिशस फूड देने के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, जिसकी वजह से लड़कियों का जो है ग्रोथ स्टंटेड हो जाता है और हेल्थ प्रॉब्लम्स उनके अंदर शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है मैटरनल मोर्टेलिटी। आप देखेंगे कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट्स इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हैं। वो इसी वजह से हैं क्योंकि इनएडिकेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, उतनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल है जितना होना चाहिए। और इसके अलावा क्वालिटी मैटरनल हेल्थ केयर की कमी के चलते भी जो है काफ़ी जो है मैटरनल मोर्टलिटी देखा जाता है। वीमेन हेल्थ इश्यूज को अक्सर जो है ओवरलुक भी कर दिया जाता है, ये भी एक कारण है। नेक्स्ट है सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शंस। अब इन सब चीज़ों के ऊपर अब काफ़ी कमी आ गई है क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स ला दिए हैं, लेकिन सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शंस बहुत ही ज़्यादा पहले बढ़ गए थे। आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर सडनली मेल फीमेल का रेशियो बहुत ही बुरी तरह से अफेक्टेड हो गया था, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा इलीगल तरीके से सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस किया गया, जिसकी वजह से सेक्स रेशियो और डिस्क्रिमिनेशन फीमेल फोइटसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा आया। नेक्स्ट है लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर। सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज वुमेंस को हेल्थ केयर सर्विसेज को एक्सेस करने में जो है रिस्ट्रिक्ट करती हैं, जिसकी वजह से या तो समय पे आपको हेल्थ केयर सर्विस नहीं मिलती है या फिर उतना ट्रीटमेंट नहीं मिलता, इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट होता है बहुत सारे हेल्थ कंडीशन के अंदर। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। जेंडर बेस्ड वायलेंस जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरेसमेंट, इनका फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी जो है इम्पैक्ट होता है और इनका ओवरऑल वेलबींग के ऊपर भी स्पेशली जो है वुमेन के ऊपर जो है इसका असर पड़ता है। लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स, जैसे फैमिली प्लानिंग सोर्सेज होते हैं उनका एक्सेस बहुत ही कम होना, रिप्रोडक्टिव राइट्स कि कब मुझे बच्चा पैदा करना है कब नहीं पैदा करना है, ये जो है वुमेन के हाथ में ज़्यादा नहीं होता है सोसाइटी के अंदर, वो मेल के ऊपर ही अफेक्टेड होता है और उनकी मर्ज़ी से चलता है। वो बोलेंगे नहीं होने दो मेरे को बच्चा चाहिए, और वो ज़बरदस्ती जो है औरत के साथ संबंध बनाएंगे और वो बच्चा पैदा कर देते हैं। तो फिर इन सब चीज़ों की वजह से जो है वुमेन का हेल्थ काफ़ी इम्पैक्टेड हो जाता है, उनका हेल्थ ठीक नहीं होगा, वो बियर करने के लिए तैयार नहीं होंगी बच्चे को, फिर भी उनको ज़बरदस्ती जो है बच्चा बियर करना पड़ता है। तो इस तरह से ये सारी इनइक्वालिटीज़ हैं जो इंडिया के अंदर, इनका सोशल जो है सोसाइटल नॉर्म्स और उनके साथ जो है उनको समझ लीजिए चेंज करने की ज़रूरत है। एजुकेशन हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। पॉलिसी जितने हैं उनके अंदर इंटरवेंशन लाया जाए और वुमेन को इकोनॉमिकली और सोशली एम्पावर किया जाए। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, एनजीओज़ और बहुत सारे ग्रास रूट में मूवमेंट्स हैं,
वो इन इश्यूज़ को टैकल करने में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इनका हालाँकि प्रोग्रेस थोड़ा स्लो है और पूरे इंडिया में हर जगह पे एक जैसा नहीं है, अनइवन है, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी सोसाइटी के अंदर इसका इम्पैक्ट आ रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। वीमेन के अगेंस्ट वायलेंस एक बहुत बड़ा समझ लीजिए कि सोशल प्रॉब्लम है। ये वीमेन को पूरे वर्ल्ड वाइड में, इंडिया को भी शामिल किया जा सकता है उसके अंदर, ये चीज़ है। इसमें बहुत सारे फॉर्म होते हैं जैसे फिजिकल, सेक्सुअल वायलेंस, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक वायलेंस, और ये पब्लिक और प्राइवेट स्पेयर दोनों जगह पे ये पाया जाता है। इसके कुछ की एस्पेक्ट्स, अभी इसके क्या कारण हैं, किस तरह उसको एड्रेस किया जा सकता है, इसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या वायलेंस जो है होते हैं उसके फॉर्म क्या होते हैं। फिजिकल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस में आप देखेंगे फिजिकली हार्म करना ह्यूमन को, जैसे उसको मारना, पिटाई करना उसका, इस तरह से इंजरी देना। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ही कॉमन फॉर्म है फिजिकल वायलेंस का। सेक्सुअल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस में जैसे रेप, सेक्सुअल असल्ट, हरेसमेंट, और या फिर कोई भी नॉन कंसेंसुअल सेक्सुअल एक्टिविटी करना, मतलब फीमेल की मर्जी के बिना उसके साथ सेक्सुअली जो है आप एक्टिव होना। तो ये सब रिलेशनशिप के बीच में भी, पब्लिक स्पेसेस में भी, या फिर विद इन फैमिली भी जो है आप देखते हैं ये सेक्सुअल वायलेंस की चीज़ें पाई जाती हैं। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल अब्यूज़, इस टाइप का जो वायलेंस होता है इसमें बहुत सारे जो है टैक्टिक्स फॉलो की जाते हैं जिनकी वजह से इमोशनल डिस्ट्रेस, जैसे ह्यूमिलिएशन करना, इंटिमिडेट करना, कंट्रोलिंग बिहेवियर, थ्रेट्स, ये सब जो है साइकोलॉजिकल और इमोशनल अब्यूज़ होते हैं। इकोनॉमिक वायलेंस, इकोनॉमिक अब्यूज़ इन्वॉल्व होता है वुमेन की फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के एक्सेस करने में उसको रोकना, और इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल करके उसको मैनिपुलेट करना और कंट्रोल करना। तो ये भी जो है समझ लीजिए इकोनॉमिक वायलेंस में शामिल है। इसके काजेज़ क्या हैं, इसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या हैं। तो सबसे पहली बात तो जेंडर इनइक्वालिटी, डीप रूटेड जो जेंडर इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर फैली हुई है, ये वायलेंस जो है वुमेन के अगेंस्ट होने को काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। ये इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, अनइक्वल पावर डायनेमिक्स, सोसाइटल नॉर्म्स, इन सब चीज़ों में, सब में जो है जैसे वायलेंस वगैरह है, इन सब चीज़ों को आप समझ लीजिए एक तरह से बढ़ावा देती है। कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स, ट्रेडिशनल जेंडर रोल जैसे कि पैट्रियार्कल नॉर्म्स, कल्चरल प्रैक्टिसेस, ये मेल डोमिनेंस जो है फीमेल सबऑर्डिनेशन को बढ़ावा देती हैं, जिसकी वजह से वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आप देखेंगे सोसाइटी के अंदर होते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन लेवल अगर लो रहेगा वुमेन का, तो वो उसकी अवेयरनेस कि उनकी राइट्स क्या हैं, उनके पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं, ये इनकी कमी रहती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं वायलेंस के लिए। इकोनॉमिक डिपेंडेंस, वुमेन इकोनॉमिकली डिपेंड होती हैं अपने पार्टनर के ऊपर या फैमिली के ऊपर, और जिसकी वजह से वो उस फैमिली या अपने पार्टनर के अगेंस्ट वायलेंस को रिपोर्ट नहीं करना चाहती हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि वो सोचती हैं कि हमें हमारा, अगर मैंने इसके खिलाफ एक्शन कर दिया तो मेरा फाइनेंशियल सपोर्ट जो है ख़त्म हो जाएगा। वीक लीगल फ्रेमवर्क, इनएडिकेट लॉ इन्फोर्समेंट की कमी, और बहुत सारे जो है सोशल स्टिग्माज हैं, ये वुमेन को जस्टिस और प्रोटेक्शन में काफ़ी समझ लीजिए एक तरह से कि बाधा का काम करती हैं। अगर हम अगर बात करेंगे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को किस तरह एड्रेस किया जाए, तो सबसे पहले तो लीगल रिफॉर्म। अब जितने भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं और जो लॉ मेकिंग एजेंसीज हैं, इनको
जितने भी लॉज हैं उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए और इन्फोर्स करने वाला काम स्ट्रेंथन करना चाहिए, और जितने भी वायलेंस हैं उनको सबको जो है क्रिमिनलाइज करना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है अगर आप वीमेन को जो है सपोर्ट दे सकते हैं तो। इन सब चीज़ों में जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट लॉज हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट और रेप के अगेंस्ट लॉज हैं, ये सारे शामिल हैं। एजुकेशन अवेयरनेस, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना है, जैसे अ, एक हेल्दी रिलेशनशिप जेंडर के अलग सोच करके स्कूल्स में और कम्युनिटीज़ में अगर रखेंगे तो ये लोगों के एटीट्यूड और बिहेवियर को धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर चेंज करेंगे और जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा मिलेगा। सपोर्ट सर्विसेज जैसे शेल्टर्स, हॉटलाइंस, काउंसलिंग सर्विसेज, इस तरह से जो है जितने भी सर्वाइवर्स हैं, अगर वायलेंस हुआ है तो उनके लिए अगर ये इस्टेब्लिश की जाए तो उनको इसेंशियल सपोर्ट और रिसोर्सेज दिया जाए तो इससे आप समझ लीजिए कि जेंडर इनइक्वालिटी को आप हटा सकते हैं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, बहुत सारे प्रोग्राम्स चला करके इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए, वुमेन के लिए, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग, क्रेडिट को एक्सेस कराना, ये सब चीज़ें वल्नरेबिलिटी को काफ़ी तरह से समझ लीजिए कि कम कर सकती हैं। कम्युनिटी इंगेजमेंट, इन कम्युनिटीज़ को इंगेज करना, और लोकल लीडर्स हैं उनको साथ में मिला करके डिस्कस, बहुत सारे जो है जेंडर इक्वलिटी और वायलेंस प्रिवेंशन के ऊपर जो है अगर डिस्कस करना, कम्युनिटी अगर उसके ऊपर बात करे और उसके ऊपर एक्शन करने की कोशिश करे तो आप सोशल नॉर्म्स को इफ़ेक्टिवली चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप इस वायलेंस को हटा सकते हैं या रोक सकते हैं। मीडिया एंड एडवोकेसी, मीडिया कैंपेन्स और एडवोकेसी एफर्ट्स, जैसे कि लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करना, उनकी क्या क्या इशूज़ हैं, क्या चैलेंजेज हैं, उनके क्या राइट्स हैं, तो इन सब चीज़ें जो है स्टीरियोटाइप्स को जो है तोड़ना, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन जैसे गवर्नमेंट, एनजीओज़ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ये बहुत ही क्रूशियल है वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस को रोकने के लिए ग्लोबल स्केल के ऊपर। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वुमेन का वायलेंस कहाँ कहाँ है, उसको एड्रेस करना मल्टी सेक्टरल अप्रोच के साथ, जैसे गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटीज़ और खुद इंडिविजुअल, ये मिल करके अगर जो है एक टीम की तरह अगर काम करेंगे तो ये एक सेफ और इक्विटेबल सोसाइटी वुमेन के लिए एक तरह से समझ लीजिए कि बना पाएंगे या क्रिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे जेंडर हेजेमनी के ऊपर। हेजेमनी एक कंसेप्ट होता है सोशल और पॉलिटिकल थियोरी में, और ये बोलता है कि डोमिनेंस या कंट्रोल किसी एक ग्रुप, किसी आइडियोलॉजी का दूसरों के ऊपर होना। तो इसमें पावर का एक्सरसाइज और लोगों को इन्फ्लुएंस करना अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए, ये जो है मेन फोकस इस पे होता है। अब हेजेमनी और जेंडर के बीच में अगर रिलेशनशिप देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से सोसाइटल नॉर्म्स, वैल्यूज़ और पावर स्ट्रक्चर जेंडर रोल्स को जो है और उनकी हायरार्की को रीइंफोर्स करता है सोसाइटी के अंदर। अभी हम इनके पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जेंडर हेजेमनी। जेंडर हेजेमनी का मतलब ये होता है कि जो सोसाइटल नॉर्म्स, बिलीफ और स्ट्रक्चर हैं उनको इस तरह से जो है किसी जेंडर के ऊपर एक जो है ट्रेडिशनल आइडिया पैदा करना। बहुत सारे सोसाइटी में आप देखेंगे कि हेजेमनिक मैस्कुलिनिटी फॉलो होती है और किसी में आप देखेंगे हेजेमनिक फेमिनिटी होती है। तो उसमें जो है वीमेन का ही पावर चलता है। इस तरह से हेजेमन मैस्कुलिनिटी में जो है मैन का पावर चलता है। ये इस तरह के बिहेवियर को सोसाइटी में एक तरह समझ लो नॉर्मल, एप्रोप्रिएट बिहेवियर और रोल जो है मैन और वुमेन का माना जाता है। इस तरह के जो नॉर्म्स होते हैं वो एक तरह से बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव होते हैं सोसाइटी में और जेंडर इनइक्वलिटी को बहुत ज़्यादा जो है बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट ऑफ स्टीरियोटाइप्स। तो हेजेमनिक आइडियोलॉजीज होते हैं वो स्टीरियोटाइप्स ज़्यादा पैदा करती हैं जेंडर के बारे में,
जैसे कि इस तरह बिलीफ पैदा करना कि मेन स्ट्रांग होते हैं, असर्टिव होते हैं और रैशनल होते हैं, जबकि वुमेन नर्चरिंग, इमोशनल और पैसिव होती हैं। तो ये स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल फ्रीडम को लिमिट करते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है। नेक्स्ट है इंटरसेक्शनैलिटी। जेंडर हेजमनी अब दूसरे टाइप के हेजमनी के साथ भी इंटरसेक्ट करती है, जैसे कि रेशियल या क्लास बेस्ड हेजमनी। एक जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल के लिए कि जो वुमेन स्पेशली जो रेसिस्ट कंट्रीज हैं उनके अंदर जो ब्लैक वुमेन है, वो उनको यूनिक चैलेंजेस और डिस्क्रिमिनेशन जो है सोसाइटी के अंदर झेलना पड़ता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये किस वजह से होता है, रेशियल हेजेमनी की वजह से और जेंडर के अंदर जो है इंटरसेक्शन की वजह से ये चीज़ पैदा होती है। रिप्रोडक्शन ऑफ पावर। जेंडर हेजेमनी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है पावर डायनेमिक्स के रिप्रोड्यूस करने में सोसाइटी के अंदर। ये मेल डोमिनेंस बहुत सारे फील्ड्स में आप देखेंगे, जैसे पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कल्चर हो गया, इसके अंदर मेल डोमिनेंस ज़्यादा इसमें दिखाई पड़ता है। इसकी वजह से वुमेन को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ उनकी लिमिट हो जाती हैं, और स्पेशली जो नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स होते हैं उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम हो जाती हैं, और सोसाइटी के उनको पावर और इन्फ्लुएंस पोजीशन नहीं मिल पाती है। रेजिस्टेंस एंड चेंज। हेजेमनिक नॉर्म्स सोसाइटी के अंदर बहुत ही डीपली इनग्रेन्ड हैं, लेकिन फिर भी जो है वो इस तरह से नहीं है कि वो एकदम से फिक्स हैं और अनचेंजेबल हैं। सोशल मूवमेंट्स, एडवोकेसी और पब्लिक ओपिनियन में जो है चेंजेस करने का जो कोशिश किया जाता है, इस तरह से जो है आप जेंडर हेजेमनी को चैलेंज कर सकते हैं। फेमिनिस्ट मूवमेंट्स बहुत सारे हुए हैं जो कि बहुत ही क्रूशियल रोल उन्होंने ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म को चैलेंज करने में काम किया है, और जेंडर इक्वलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है। मीडिया एंड कल्चर। मीडिया और एक पॉपुलर कल्चर जेंडर हेजेमनी को रीइंफोर्स करने में बहुत बड़ा काम इसने किया हुआ है। जैसे कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स इसने प्रोड्यूस किए हुए हैं, ब्रांडिंग की है जेंडर की। ये इस तरह से मीडिया ने किया तो है, लेकिन मीडिया अगर चाहे तो इसको चैलेंज करके और एक जो है इक्वालिटी लाने में भी जो है मीडिया काम कर सकती है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्हीकल है जिसकी जिससे कि आप जो है आप इस चीज़ को चेंज लाने में भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। पॉलिसी एंड लीगल चेंजेस। गवर्नमेंट पॉलिसी, लीगल रिफॉर्म्स, इनका इस्तेमाल करके जेंडर हेजेमनी को चैलेंज किया जा रहा है सोसाइटी के अंदर आज के समय में। बहुत सारे लॉज जो जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस को कम्बाइट करते हैं, और राइट्स ऑफ LGBTQ प्लस की राइट्स उनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये सारे एफर्ट्स हैं जो एक जेंडर हेजेमनी का जो नॉर्म पहले से चल रहा है उसको जो है काफ़ी तरह से समझ लीजिए, एक तरह से उसको उसके अगेंस्ट एक्शन कर रहे हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हेजेमनी और जेंडर बहुत ही क्लोजली रिलेटेड टर्म्स हैं, और इन्होंने सोसाइटी के अंदर ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स और हायरार्कीज को समझ लीजिए एक तरह से शेप करने में और रीइंफोर्स करने में काफ़ी काम किया है। तो इस तरह से जेंडर हेजेमनी को चैलेंज करना बहुत ही इसेंशियल है अगर आपको जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना है, और एक ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव और इक्विटेबल सोसाइटी आपने डेवलप करनी है। तो नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये बहुत ही क्रिशियल डायमेंशंस हैं सोशल लाइफ में। ये इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ को काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं, और जैसे कि इनका रिसोर्सेज का एक्सेस हो गया, डिसीजन मेकिंग पावर, और ओवरऑल समझ लीजिए वेलबींग, इनके अंदर इनका इम्पैक्ट होता है। पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो सबसे पहले है एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट।
तो अपॉर्चुनिटीज़ में देखिए आप, एम्प्लॉयमेंट सबको एक्सेस होना, जिसमें जॉब की अवेलेबिलिटी, फेयर हायरिंग प्रैक्टिसेस, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये सब चीज़ें शामिल है। इसमें जेंडर, रेस, एज, डिसेबिलिटी और बाकी फैक्टर्स बहुत सा होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, तो इनको सबको अच्छी तरह से एड्रेस किए जाने की ज़रूरत है। इनकम इक्वालिटी, इनकम इक्वालिटी का मतलब है कि आप अगर एक काम कर रहे हैं तो एक पे आपको मिलना चाहिए। इनकम के अंदर डिस्पैरिटी नहीं होना चाहिए कि ये मेल है तो इसको इतना सैलरी दी जाएगी और ये फीमेल है तो इसको इतनी देनी है, वो चीज़ें नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल जो है सैलरी देनी चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी एबिलिटी है कि नया बिजनेस कोई स्टार्ट करना, मैनेज करना, इस तरह से एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल होना एक बहुत ही एसेंशियल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाता है। ये इंडिविजुअल्स को एम्पावर करता है, वेल्थ क्रिएट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ को ये कंट्रीब्यूट करता है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग का एक्सेस एक बहुत ही फंडामेंटल एस्पेक्ट है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए। इंडिविजुअल को इस तरह से इक्विप करना कि जो भी रेलेवेंट स्किल्स हैं वो उनके अंदर हों और उनके अंदर वो नॉलेज होना चाहिए कि जो रिक्वायर्ड है, ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी और अर्निंग पोटेंशियल को इससे बढ़ावा मिले। सोशल सेफ्टी नेट्स, रोबस्ट सोशल सेफ्टी नेट जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, हेल्थ केयर फ्री का, ये सारे जो है सेफ्टी नेट जो है इंडिविजुअल के लिए इकोनॉमिक डाउन टर्म्स जब होते हैं उस टाइम पे, ताकि उनको सपोर्ट करे। ये बेसिक लेवल है जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी को बढ़ावा देता है। अब हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले वोटिंग, राइट टू वोट के साथ जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है आपका समझ लीजिए एक तरह से स्टार्ट होता है। एक्सेस टू वोटिंग एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी का, सिटीजन्स को जो अलाउ करता है कि अपने लीडर्स और पॉलिसीज़ को चूज़ करें। रिप्रेजेंटेशन की बात करें, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जिसके अंदर गवर्नमेंट और डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ के अंदर रिप्रेजेंटेशन करना शामिल होता है, तो उसमें इंडिविजुअल को, सभी इंडिविजुअल को, चाहे वो डाइवर्स बैकग्राउंड्स जितने भी हैं उनके इंडिविजुअल्स, चाहे वुमेन हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, मार्जिनलाइज ग्रुप हैं, इनको सबको जो है पब्लिक ऑफिसेस को होल्ड करने की रिप्रेजेंटेशन उनके लिए होना चाहिए। एडुकेसी एंड एक्टिविज़्म, बियॉन्ड इलेक्टोरल पॉलिसीज़, इंडिविजुअल्स को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एडवोकेसी के थ्रू होना चाहिए। एक्टिविज़्म, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग, इन सब चीज़ों के अंदर उनको शामिल होना चाहिए। इस तरह की एक्टिविटी लोगों को पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करने में, अवेयरनेस बढ़ाने में और सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करने में हेल्प करती हैं। इंक्लूसिविटी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जैसे इंक्लूसिव अगर होगा कि सारी सोसाइटी और सबको, सारे जेंडर सबको एक साथ ले करके उनको शामिल करके साथ में अगर ले चलेगा, तो आप एक तरह से समझ लीजिए कि पॉलिटिकल प्रोसेस में आपकी वॉइस होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप जो एक तरह से सोसाइटी में बैरियर बना हुआ है और वो डिफरेंशिएशन है उस चीज़ को आप जो है कम कर सकते हैं। आपका अगर इंक्लूसिव रहेंगे तो फिर आपका रिप्रेजेंटेशन पूरा रहेगा और जिसकी वजह से आपको इक्वालिटी उसमें मिल सकती है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इफेक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में आप गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी। सिटीजन्स को सारे तरह के इंफॉर्मेशन और मैकेनिक्स जितने होते हैं वो पता होना चाहिए, ताकि वो अपने लीडर्स को उनके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल भी होल्ड कर पाएँ उनको। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कनेक्शन बिटवीन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो सबसे पहले एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ इंडिविजुअल्स को एम्पावर करती हैं, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं और कॉन्फिडेंस देती हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में वो किस तरह एंगेज हों। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी
जितने भी पॉलिटिकल इंगेजमेंट के बैरियर्स होते हैं उनको रिड्यूस करने का काम करती है। अगर हम इन्फ्लुएंस की बात करें तो जिनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं उनके पास जनरली जो आप देखेंगे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं पॉलिटिकल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, चाहे वो कंट्रीब्यूट करें उनके कैंपेन में, चाहे उनको सपोर्ट करें थ्रू डोनेशंस, लॉबिंग करें, तो ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। पॉलिसी इम्पैक्ट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत ही इंटर रिलेटेड टर्म्स होते हैं, क्योंकि जो पॉलिसीज होती हैं एम्प्लॉयमेंट, टैक्सेशन, सोशल सेफ्टी नेट्स, ये डायरेक्टली इंडिविजुअल्स के इकोनॉमिक वेलबींग को इम्पैक्ट करती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो होता है वो इन सब पॉलिसीज़ को शेप करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इक्वलिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना बहुत ही क्रूशियल चीज़ होता है, जिसकी वजह से आपको सोसाइटी में जो है सोशल इक्वलिटी और जस्टिस लोगों को प्राप्त हो सकती है। तो ये इंश्योर करना कि जितने भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनको भी इक्वल एक्सेस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फील्ड्स में मिल रही है, ये बहुत ही काफ़ी सोसाइटीज़ का आप देखेंगे कि एक तरह से एक गोल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मास्कुलिनिटी इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के अंदर मास्कुलिनिटी का मतलब ये होता है कि ट्रेडिशनल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस जो मास्कुलिनिटी से एसोसिएटेड हैं वो किस तरह से अ, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और उसको शेप करते हैं, परसेप्शंस को चेंज करते हैं, इंडिविजुअल को रोल को जो है किस तरह से जो है उनको जो है स्पेशली मेन के जो है रोल्स को भी एक तरह से समझ लीजिए कि इम्पैक्ट करते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है कि मास्कुलिनिटी एक मोनोलिथिक कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, ये कल्चर्स के अक्रॉस वेरी करना चाहिए विद टाइम। अब हम जो है की एस्पेक्ट्स जो मास्कुलिनिटी पॉलिटिक्स में है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले डोमिनेंस एंड लीडरशिप। ट्रेडिशनल मास्कुलिनिटी ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसाइज करता है इन क्वालिटी के ऊपर, जैसे कि असर्टिवनेस होना चाहिए, स्ट्रेंथ, लीडरशिप। पॉलिटिक्स में ये ट्रेड्स पोजीशन ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस के ऊपर जो है डिपेंडेंट होते हैं। जो मैन इन सब चीज़ों के ऊपर जो है कंफर्म करते हैं उनको ज़्यादा स्ट्रांग और कॉम्पिटेंट लीडर की तरह पे माना जाता है। इसी तरह से जेंडर इम्बैलेंस, बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स में आप देखेंगे कि जेंडर इम्बैलेंस बहुत ही सिग्निफिकेंटली करेक्टराइज किया जाता है। मेन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाली पोजीशंस को होल्ड करने का मौका मिलता है वुमेन के कंपैरिजन में, जिससे हिस्टोरिकल पैट्रियार्कल नॉर्म्स को सपोर्ट मिलता है। और इसको अगर सपोर्ट मिलता रहेगा तो आपका जेंडर इम्बैलेंस बना रहेगा। एग्रेशन एंड कंपटीशन, ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी एग्रेसिव और कॉम्पिटिटिव बिहेवियर को प्रमोट करती है। आप देखेंगे बहुत सारे पॉलिटिकल डिबेट्स वगैरह उसके अंदर इन सब चीज़ों के ऊपर जो है काफ़ी जो है चर्चा होती है। ये पोलराइज और कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिकल क्लाइमेट को भी जो है बढ़ावा देती है। इमोशनल रिस्ट्रेंट, अब ट्रेडिशनल मस्कुलिटी को कंफर्म करना जो है ये एक जो है इमोशनल रिस्ट्रेंट और स्टोइसिज्म को जो है बढ़ावा देता है। पॉलिटिक्स के अंदर जो लोग होते हैं उनको डिस्करेज किया जाना चाहिए कि वो वल्नरेबी, एम्पैथी, इन सब चीज़ों को डिस्प्ले ना करें, जो कि एक एबिलिटी जो है कनेक्ट करने के लिए लोगों के साथ और इमोशनल इश्यूज़ को स्पेशली एड्रेस करने के लिए समझ लीजिए कि मदद करती है। तो इन सब चीज़ों को रोकने की कोशिश की जाती है और पॉलिटिक्स में लोगों को दिखाया जाता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पॉलिसी प्रायोरिटीज़, मास्कुलिन नॉर्म्स पॉलिसी प्रायोरिटीज़ को काफ़ी जो है आप देखेंगे पॉलिटिकल प्रोसेस में भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि एक नेशनल डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस, ये ज़्यादातर आप देखेंगे कि एक मास्कुलिन कंसर्न के साथ ही एसोसिएट किया जाता है। और हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, इसको जो है आप थोड़ा सा कम मास्कुलिन मानते हैं। मीडिया पोर्ट्रेयल, मीडिया बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है पब्लिक परसेप्शन को शेप करने में।
स्पेशली पॉलिटिकल लीडर्स के। मेल पॉलिटिशियन को ट्रेडिशनल मस्कुलिन आइडियल की तरह से दिखाया जाता है। उनके अंदर एक तरह से स्टीरियोटाइप जो है कि स्ट्रॉन्ग लीडर जो है लोग के लाइक दिखाने की कोशिश की जाती है। चैलेंजेस टू जेंडर नॉर्म्स। कुछ जो है मेल पॉलिटिशियन आप देखेंगे कि ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म को चैलेंज कर रहे हैं और जेंडर इक्वालिटी को जो है प्रमोट करते हैं। LGBTQ प्लस की राइट्स को लेकर के और बाकी और भी बहुत सारे जो प्रोग्रेसिव चीज़ें होती हैं उनके ऊपर वो काफ़ी फोकस्ड हैं। ये इनको काफ़ी बैकलैश या क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल नोशन जो मस्कुलिनिटी है उसके अगेंस्ट जाते हैं। इंटरसेक्शनलिटी, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप रिकॉग्नाइज करें कि मस्कुलिनिटी पॉलिटिक्स में रेस, क्लास, सेक्सुअल ओरिएंटेशन इन सब चीज़ों को जो है बढ़ावा दे सकता है। जैसे कि एक वाइट मेल पॉलिटिशियन के साथ जो एक्सपेक्टेशन होंगी वो ब्लैक मेल पॉलिटिशियन के एक्सपेक्टेशन से अलग होंगी, या फिर जो LGBTQ प्लस मेल पॉलिटिशियन है उससे अलग होंगी। तो ये इंटरसेक्शनलिटी को जो है इस चीज़ों से बढ़ावा मिलता है। तो इस तरह से जो मास्कुलिनिटी जो पॉलिटिक्स में है इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है ताकि सोसाइटी में इक्वलिटी आए। जो स्टीरियोटाइप्स हैं उनको चैलेंज करना ज़रूरी है और ज़्यादा इंक्लूसिव और डाइवर्स पॉलिटिकल लैंडस्केप लाना ज़रूरी है जिसके अंदर हर कम्युनिटी के लोगों को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब हम बात करेंगे रोल्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स एंड मीडिया फॉर वीमेन राइट्स। सोशल मीडिया मूवमेंट जितने भी हैं और मीडिया बहुत ही क्रूशियल रोल इसका होता है वुमेन की राइट को एडवोकेट करने में, लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाने में, जेंडर इक्वलिटी इनइक्वलिटी के बारे में और पॉजिटिव चेंज सोसाइटी के अंदर लाने में। अब इधर जो की पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रोल्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स, अवेयरनेस एंड एडवोकेसी। तो वुमेन्स की राइट की मूवमेंट्स अवेयरनेस को पैदा करती हैं सोसाइटी में। जितने भी इशूज होते हैं जैसे जेंडर बेस्ड वायलेंस, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, रिप्रोडक्टिव राइट्स, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन बहुत सारे सेक्टर्स में, तो वो एडवोकेट करते हैं कि पॉलिसी चेंजेज की जाएँ, लीगल रिफॉर्म्स किए जाएँ ताकि इन सारे इशूज़ को अच्छी तरह से एड्रेस किया जा सके। नेक्स्ट, मोबिलाइजेशन। सोशल मूवमेंट्स लोगों को एक्शन लेने के लिए मोबिलाइज करते हैं। ये बहुत सारे प्रोटेस्ट, रैलीज, मार्चेस या अदर तरीके जो है कलेक्टिव एक्शन करने के ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वुमेन राइट के प्रति लोगों का अटेंशन आए और एक तरह से डिसीजन मेकर्स के ऊपर अच्छे उचित कदम उठाने के लिए एक तरह से प्रेशर भी जो है क्रिएट कर पाए। बिल्डिंग सॉलिडारिटी। वुमेन्स राइट मूवमेंट्स अक्सर आप देखेंगे कि डाइवर्स ग्रुप के बीच में एक सॉलिडारिटी लाते हैं, जैसे कि वुमेन डिफरेंट बैकग्राउंड्स की हैं, LGBT प्लस इंडिविजुअल्स हैं, मेल एलाइज हैं, इनको सबको जो है एक तरह से जो है एक सॉलिडारिटी इनके बीच में लाया जाता है। इस तरह से वो एक उनके मूवमेंट को समझ लीजिए कि स्ट्रेंथन करता है और इम्पैक्ट को भी जो है बढ़ाता है। पॉलिसी एंड लीगल चेंज। सोशल मूवमेंट्स, पॉलिसी चेंजेस, लीगल रिफॉर्म्स को और तेज़ी से बढ़ाने में इंस्ट्रूमेंटल हो सकते हैं। वुमेन को प्रोटेक्ट करने के जो लॉ हैं उनको इनैक्टमेंट करना और परपेट्रेटर्स जो जितने भी हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के उनको अकाउंटेबल लाना, ये जो है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। एजुकेशनल इनिशिएटिव। बहुत सारे वुमेन राइट मूवमेंट्स एजुकेशनल इनिशिएटिव्स में पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है जेंडर इक्वलिटी के लिए और जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके इश्यूज़ क्या हैं, इन सब चीज़ों को लाने के लिए इनिशिएटिव्स करते हैं। बहुत सारे वर्कशॉप चलाते हैं, सेमिनार चलाते हैं और इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स भी काफ़ी जो है मैनेज किए जाते हैं। सपोर्ट फॉर सर्वाइवर्स।
जितने भी सर्वाइवर हैं, राइट मूवमेंट्स जो है सपोर्ट करते हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस के सर्वाइवर्स उनको, इसमें क्राइसिस हॉटलाइन्स का इस्टेब्लिश करना, शेल्टर्स का इस्टेब्लिश करना, काउंसलिंग सर्विसेज, ये सब चीज़ें जो है शामिल होती हैं। इंटरनेशनल एडवोकेसी, वुमेन्स राइट मूवमेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल के ऊपर काम करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंगेज करते हैं और एडवोकेट करते हैं कि वुमेन्स राइट जो है जितने भी ग्लोबल फोरम्स हैं, यूएन जैसे फोरम में और बहुत सारी जो ट्रीटीज़ होती हैं उनके अंदर इन सब चीज़ों को जो है लाने का कोई प्रयास किया जाता है। अभी मीडिया की रोल की बात करेगा तो पहली बात तो अवेयरनेस बढ़ाना लोगों के बीच में, इसके अलावा एम्पलीफाई वॉइस, पब्लिक की वॉइस को एम्पलीफाई करना ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल बनाना और स्टीरियोटाइप को चैलेंज करना, रोल मॉडल्स को हाईलाइट करना, एडवोकेसी कैंपेन्स जितने होते हैं उनको सपोर्ट करना और इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना, ये सारा जो है रोल मीडिया का होता है। और मीडिया का अगर वो मूवमेंट के साथ कोलैबोरेशंस में अगर काम करे तो जो मैसेजेज हैं उनको बहुत ज़्यादा तेज़ी से और बहुत बड़ा एम्पलीफाई करके लोगों तक, वाइड ऑडियंस तक पहुंचाया जा सकता है। और मीडिया जो जिस तरह से स्टीरियोटाइप्स और जो सिचुएशंस जो क्रिएट हुई हैं उनको कर्व करने में, उनको एक तरह से समझ लीजिए कि इक्वलिटी वाला जो है प्रमोट करने में भी काफ़ी बड़ा इस काम कर सकती है। तो यहीं पे आज का ये यूनिट ख़त्म होता है, अगले यूनिट में कल मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव ए वेरी नाइस डे।